अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है बराज चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड डेरिवेशन करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ nth ऑर्बिट कैलकुलेट किया था। उस वैल्यू को भी यूज़ करेंगे इस डेरिवेशन के अंदर। इसमें इंटीग्रेशन भी यूज़ होगी, जो कि शायद एमडी कैट वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसका फार्मूला और उसकी एप्लीकेशन को समझाने की कोशिश करूं। तो चलते हैं हम एनर्जी कैलकुलेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट nth ऑर्बिट के लिए जो हमने रेडियस की डेरिवेशन की थी जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम के सेंटर में ये जो येलो कलर का सर्कल है, दैट इज एक्चुअली न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस पे जो चार्ज है, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑन प्रोटॉन। और इस न्यूक्लियस से इस ऑर्बिट तक का जो फासला है, दैट इज एक्चुअली रेडियस आर। और इस रेडियस आर की वैल्यू, द nth रेडियस की वैल्यू, nth रेडियस, ये जो रेडियस आर है ना, इट इंडिकेट्स द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ये nth रेडियस को अगर मैं आर से शो करता हूँ तो ये इक्वल होगा किसके, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ओवर पाई एम ई स्क्वायर। और ये चूंकि कांस्टेंट फैक्टर था, लिहाजा इन सारों को मैंने पहले लिख लिया और यहाँ पे लिख दिया एन स्क्वायर। तो इसका मतलब रेडियस की हमने जो nth ऑर्बिट के लिए वैल्यू निकाली थी वो तो हमारे पास मौजूद है। इसकी तरह हम डिटेल लिख लेते हैं। इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज एक्चुअली परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू थी हमारे पास 8.84 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर जॉल per meter. Now we also have the value of Planck constant, which is actually equal to 6.626 multiplied by 10 power -34 joule second. पाई की वैल्यू मैथमेटिकल कांस्टेंट है, एक 3.1416 होती है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप मेथड में निकाला था, एंड इट हैज़ द वैल्यू ऑफ 9.1095 10 पावर -31 किलोग्राम। And charge on electron is also calculated, which was actually also a part of Millikan's oil drop method, जिसके अंदर हमने पहले तो मिलीकैन ऑयल ड्रॉप मेथड के ज़रिए फाइंड किया था, लेटर ऑन जो मॉडर्न हमने उस पर चार्ज फाइंड किया जो मोर एक्यूरेट है, विच इज़ इक्वल टू 1.602 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से एक बात तो साबित होती है कि जो ये वाला एरिया है ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, और जो n है दैट इज़ एक्चुअली क्वांटम नंबर फॉर ऑर्बिट। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट समझें, ये ब्लैक कलर के जो सर्कल लगाया हुआ है, इसको अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट समझें, क्योंकि बोहर के मुताबिक जो ऑर्बिट्स है ना, ये एक सर्कुलर पाथ है, इट्स नॉट एलिप्टिकल पाथ, इट्स नॉट अ स्क्वायर पाथ। बोहर के मुताबिक जो ऑर्बिट की शक्ल है ना, वो एक गोल दायरे की है। तो जो ये ब्लैक कलर का मैंने गोल दायरा लगाया है, डैट इज़ एक्चुअली nth ऑर्बिट। अगर मैं nth ऑर्बिट की जगह 1 की वैल्यू पुट करता हूँ तो इसका मतलब मैं फर्स्ट ऑर्बिट कंसिडर कर रहा हूँ। अगर मैं 2 की वैल्यू पुट करता हूँ, इसका मतलब मैं सेकंड ऑर्बिट कंसिडर कर रहा हूँ। 3 की वैल्यू इनपुट करता हूँ तो इट मीन्स मैं थर्ड ऑर्बिट कंसिडर कर रहा हूँ। तो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है, यानी कि n की जो वैल्यू है, इट टेल्स यू कि आप किस ऑर्बिट के साथ कैलकुलेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। सो we have the radius equation, और हम इसको यूज़ करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए। अब हम ऐसा करते हैं, हम अपनी डायग्राम को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, देन हम एनर्जी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जो येलो कलर की डॉटेड लाइन है ना, दिस एक्चुअली शोज़ के इससे आगे, यानी कि इस जगह पे, यहाँ पे न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस नहीं है। सो इन केस अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका इधर एग्जिस्ट करता है
तो वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, यानी कि न्यूक्लियस की यहाँ तक पहुँच नहीं है। तो मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। तो इन्फिनिटी पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा तो इसका मतलब है वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है। अगर मेरी आवाज़ मैं पढ़ा रहा हूँ एक क्लास में तो वो 2 कमरों तक आ रही है, 10वें कमरे तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही, तो मेरी आवाज़ के लिए वो 10वां कमरा जो है वो इन्फिनिटी होगा, बिकॉज इट्स नॉट अंडर माई इन्फ्लुएंस। वहाँ मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही, लिहाजा मैं वहाँ के स्टूडेंट्स को ना समझा पाऊँगा, ना अपनी बात कन्वे कर पाऊँगा। न्यूक्लियस इस येलो डॉटेड लाइन से आगे तक अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, हम कहते हैं वो इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करता है। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली एट इन्फिनिटी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैक कलर का जो ऑर्बिट है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ जाए, किस रेडियस वाला ऑर्बिट है ये? आर रेडियस वाला। मैं चाहता हूँ इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन उठ के इस आर रेडियस में आ जाए, तो मुझे इस पर वर्क करना पड़ेगा। ये खुद ब खुद नहीं आ जाएगा, मुझे इस पर वर्क करना पड़ेगा। तो समहाउ ये एक डायग्राम की बेसिक इंटरप्रिटेशन थी जो मुझे आपको समझाना बहुत ज़रूरी थी। अब हम चलते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ और उस इन बातों को इस्तेमाल करते हुए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी क्या? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली 2 चीज़ों का सम होगी। अब आप भी जानते हैं कि मैं ये 2 चीज़ें जो लिखने जा रहा हूँ डेट इज़ एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ एवरीवन नोस के काइनेटिक एनर्जी का तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है, हाफ एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन ब्लैक कलर के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये एक्चुअली एक सर्टेन वेलोसिटी रखता है और वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है हर पॉइंट पे। खैर, इसकी वेलोसिटी v है। अब ये जो वेलोसिटी v है ये इसकी v स्क्वायर के अंदर उसकी वैल्यू आएगी और m जो है मास होगा ना। पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? व्हाट कुड बी द पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is actually work done to bring electron from infinity to orbit विद रेडियस आर। आप कहेंगे कि एक्चुअली जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो वर्क है। क्या स्टूडेंट्स चीज़ है? वर्क है। किस चीज़ का वर्क है? जो आप इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन को उठा के ऑर्बिट ब्लैक कलर का जो आर रेडियस वाला है यहाँ तक लाना चाहते हैं। सो आप इसे क्या करेंगे? वर्क करेंगे। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि ये वर्क कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, इस वर्क को कैलकुलेट करते हैं। वर्क इक्वल किसके होता है? वर्क इज शोन बाय W एंड इट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। अब वो जो डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन है वो बहुत छोटा है, तो उसको हम डेल्टा R से शो करेंगे। और जो फोर्स है वो असल में कौन सी फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को खींच के ला रही है न्यूक्लियस तक? वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। और हम उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कोलम्बिक फोर्स भी कहते थे, जो कूलम्स लॉ से कैलकुलेट होती थी। और आपको याद होगा जो कूलम्स लॉ से फोर्स कैलकुलेट होती थी वो इक्वल होती थी, फोर्स इज इक्वल टू जेड ई यानी कि चार्ज 1 इंटू चार्ज 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और कांस्टेंट के की जो वैल्यू थी ना वो इक्वल होती थी के, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कांस्टेंट, तो के की जो वैल्यू थी वो इक्वल होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव थे दे आर एक्चुअली सेम मैग्नीट्यूड चार्जेस। हाँ, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, मगर इनका प्रोटॉन यानी कि ई पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन यानी कि ई नेगेटिव पे जो चार्ज होता है वो सेम वैल्यू का होता है। तो आप हरगिज़ इससे अज्यूम नहीं कर सकते कि इनके जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट वैल्यू के हैं। सो मैं के की अगर वैल्यू लगा दूं तो वो बनेगी
1/4πε0, तो 4πε0 नीचे आ गया, आर स्क्वायर वैसे का वैसे रहा, और ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव चूंकि बराबर हैं, लिहाजा मैं इन दोनों को ई से शो कर देता हूँ. नाउ दिस इज ई स्क्वायर और यहाँ पे आ गया जेड. दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस की तरफ ऑर्बिट की तरफ खिंचा चला आता है. अब ये हो गई जेड ई स्क्वायर ओवर 4πε0 आर स्क्वायर. अब स्टूडेंट यहाँ एक बहुत बड़ा इशू है. वो इशू क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ चला आता है, मैं इसको डायग्राम से शो करता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा. मैथ्स वाले जानते हैं इस बात को, थोड़ा जो बायो पढ़ते हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है. स्टूडेंट ये मैंने हाफ डायग्राम पेस्ट की है. एज यूजुअल ये सेंटर में जो येलो स्फीयर है दैट इज़ न्यूक्लियस, और ये जो ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन है ये इन्फिनिटी से इस ऑर्बिट ब्लैक कलर के ऑर्बिट में आना चाहता है, तो इसको ये यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, यानी कि इन्फिनिटी से इस ऑर्बिट जिसका रेडियस आर है यहाँ तक आना पड़ेगा. यानी कि न्यूक्लियस के लिए वो इन्फिनिटी से आर फासले तक आ गया. न्यूक्लियस के लिए वो इन्फिनिटी से यानी कि येलो लाइन के ऊपर से नीचे आ गया आर फासले तक न्यूक्लियस के लिए. ना उसने ये जो फासला कवर की है, इसमें न्यूक्लियर फोर्स जो है जो उस पर लग रही है वो बराबर नहीं है. आप कहेंगे कैसे? देखें, आप समझे कि आप खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये एक जो न्यूक्लियस है ये एक साउंड सिस्टम है, एक स्पीकर है, इसमें से आवाज़ आ रही है. जैसे जैसे आप करीब आते जाएंगे आवाज़ बढ़ती जाएगी, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप ब्लैक लाइन पे खड़े हो तो आपको आवाज़ उतनी ही वैल्यू की आए, उतनी ही यूनिट्स की आए जितनी आपको जो दरमियान वाली ग्रीन लाइन है जिस पे मैंने एरो लगाया यहाँ पे आए, या जितनी दरमियान वाली ग्रीन लाइन पे आवाज़ की इंटेंसिटी फील हो रही है उतनी आपको येलो लाइन के नीचे वाली ग्रीन लाइन पे जो आवाज़ आ रही है वहाँ तक आए. सो इट मीन्स आवाज़ की इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रही है. सो अगर इलेक्ट्रॉन, सेम फॉर द इलेक्ट्रॉन अगर इस जगह से ए पॉइंट से उठ के से बी पॉइंट तक जाता है, ये बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट एक्चुअली ऑर्बिट आर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके बैठना चाहता है, तो यहाँ तक आना चाहता है, येलो लाइन के करीब इन्फ्लुएंस से इन्फिनिटी से निकल के बी पॉइंट तक आना चाहता है. तो होगा यूँ कि उस पर जो फोर्स लग रही होगी, फोर्स वो इतने एरिया पे कुछ और होगी, इतने एरिया पे कुछ और होगी, यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर वो फोर्स चेंज होती जाएगी, वैल्यू चेंज करती जाएगी. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे, चूंकि ये एक डिफरेंट वैल्यूज़ है, मसलन ए पे फॉर एग्जांपल जो फोर्स लग रही है वो 2 यूनिट लग रही है, ये ए से सी पॉइंट तक, सी से डी पॉइंट तक जो फोर्स लग रही है वो 2.2 लग रही है, डी से ई पॉइंट तक जो फोर्स लग रही है वो कुछ और लग रही है, 2.3 से लग रही है. सो फोर्स कंटिन्यूसली इंक्रीज, फोर्स एक जैसी नहीं है. सो आपको क्या करना पड़ेगा कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा. वर्क के लिए आपको इंटीग्रेशन यूज़ करनी पड़ेगी. ए इन्फिनिटी से जो इलेक्ट्रॉन उठा के बी आर रेडियस तक लेके गए हैं, आपको ये जो फासला है ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपस में. ये सिंपल एक वैल्यू नहीं हो सकती, इसको ज़ीरो से इन्फिनिटी से उठा के रेडियस आर तक ले जाने के लिए छोटे छोटे स्टेप को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा. मैथ में जो इंटीग्रेशन का साइन होता है वो ये होता है, और चूंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इन्फिनिटी से आर तक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस एक्सप्रेशन इज शुड बी इंटीग्रेटेड फॉर इन्फिनिटी टू आर. व्हाट एक्सप्रेशन? द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क. सो एक्सप्रेशन ऑफ वर्क में जो इंटीग्रेशन हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इक्वेशन वर्क की, और वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे जेड ई स्क्वायर 4πε0 आर स्क्वायर और डी आर डेल्टा आर. नाउ व्हाट वी डू इज एक्चुअली इंटीग्रेट द डिस्टेंस. देखें इधर कौन सा वेरिएबल गिवन है? वेरिएबल गिवन है डिस्टेंस, रेडियस आर. सो वी इंटीग्रेट द रेडियस आर बिकॉज इट इज़ अ वेरिएबल. तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए ये आसान हो जाए, जगह बन जाए. अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, देखें जब आप
इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन उस जगह पे अप्लाई होगी जहाँ पे वेरिएबल है। सो इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर अप्लाई होगी 1 ओवर, सॉरी कलर में इसे ग्रीन कर लेता हूँ, 1/r² dr, और यहाँ पे सारे कांस्टेंट आ जाएंगे, ZE²/4πε0। नाउ स्टूडेंट, ये तो हो गया इंटीग्रेशन, क्योंकि ये टोटल वर्क डन आ जाएगा जो ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास हुआ है, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप में हुआ है, फोर्स चेंज होती जा रही है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जनरेट कर देगा, क्योंकि टोटल वर्क डन टू ब्रिंग electron from infinity to radius r is actually potential energy. So this is can be written by W और potential energy। खैर अभी हम उस तरफ नहीं जाते, अभी सिर्फ इंटीग्रेट करते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये 1/r² को मैं यूं भी लिख सकता हूँ r-2, क्योंकि ये पावर 1/r के ऊपर आएगी तो r-2 बन जाएगी, और इंटीग्रेशन का साइन एज सच इंटीग्रेशन r, और यहाँ पे ZE²/4πε0। जब आप इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो ये जो पावर है ना, मसलन आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं r-2 पे, तो होता यूं है कि पावर में एक वैल्यू ऐड होती है, ठीक है, यानी कि r की पावर में +1 करना है, और जो इन दोनों का आंसर आएगा उससे डिवाइड कर देना इस r को, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, तो ये आ गया -r। तो इट मीन्स अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा r-1/-1, तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ -1/r, क्योंकि r की पावर नीचे जाके 1/r हो जाएगी। सो दिस एक्सप्रेशन इज इंटीग्रेटेड एक्चुअली इन दिस वे। तो क्या करते हैं, हम एक पावर ऐड करते हैं, जो आंसर आता है उससे डिवाइड कर देते हैं। सो ये बन गया मेरे पास ZE²/4πε0, और यहाँ पे जो आंसर बना मेरे पास, मैं ज़रा इसे थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लूँ अगेन ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। एक्सप्रेशन बना वो बना 1/r माइनस साइन के साथ। अब चूंकि इंटीग्रेट कर रहे थे हम इसे इन्फिनिटी से r तक, सो वी अप्लाई द सेम लिमिट्स हियर, इन्फिनिटी से r तक, यानी कि r की जगह एक दफ़ा इन्फिनिटी इनपुट करना है, एक दफ़ा r इनपुट करना है। स्टूडेंट, जब आप इन्फिनिटी इनपुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, और तो 1/∞ इज एक्चुअली 0, और अगर r पुट करेंगे तो आंसर सेम -1/r ही बचेगा। सो अगर मैं लिमिट्स अप्लाई कर देता हूँ इस एक्सप्रेशन पे, तो 1/∞ इनपुट करने पे जो मेरा आंसर आएगा वो 0 आएगा, और r इनपुट करने पे -1/r ही आएगा। तो मैं इसको एक्सप्रेशन को इसी तरह लिख देता हूँ, क्योंकि जब मैं लिमिट्स अप्लाई करूँगा तो -1/r ही आंसर आएगा। तो ये बन गया ZE² -4πε0r। Now student, this is actually the integrated output of work done from bringing electron infinity to that black color orbit, जिसमें हमने किया क्या है, इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से उठाकर हम यहाँ पे ले आए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल लिखते हैं। ये वाली इक्वेशन shows work done to bring electron from infinity to radius r, और ये एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वर्क डन वाज ऑलरेडी डिस्कस के ये वर्क डन जो होगा ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगा। सो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आया वो आया -ZE²/4πε0r। नाउ स्टूडेंट, ये वाला जो एक्सप्रेशन है आप इसे इक्वेशन कह लें सी। इस इक्वेशन सी का करना क्या था ये देखते हैं। हम ऊपर वापस जाते हैं। हमने कहा था कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई हमारे पास, हमने सिंपली वो पुट कर देनी है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन क्या थी, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इनपुट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी एज वी नो वी हैव
1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी जो हमने कैलकुलेट किया वो है -ZE² ओवर 4πε0r। अब आप कहेंगे कि mv² को भी तो हम इस तरह की जो पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया है इस तरह की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? स्टूडेंट देखें, ये मैं mv² की जगह जो उसकी वैल्यू बनती है वो इनपुट करने जा रहा हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ, mv² के एक्सप्रेशन को चेंज करने जा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है बाहर की तरफ और सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है इनवर्ड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो थी वो होती है mv² ओवर r, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो इस पे लग रही है वो एक्चुअली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन है, और वो इक्वल थी हमारे पास ZE² ओवर 4πε0, ठीक है, और यहाँ पे आ जाना r²। ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल थी, क्यों? तभी तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रोटेट करता रहेगा, वरना वो तो निकल जाएगा ऑर्बिट से। सो हम कहेंगे यहाँ पे कि mv² ओवर r यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और अगर मैं यहाँ से आपका mv² का जो एक्सप्रेशन है वो लैदा करूँ तो mv² इक्वल आएगा ZE², ठीक है, 4πε0। अब ये वाला r जो है ये दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये r² का एक r कैंसिल कर देगा, तो ये बचा r। नाउ दिस इज यू कैन से इक्वेशन नंबर डी। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर डी में जो mv² की वैल्यू है वो इधर पुट कर देते हैं, तो ये आंसर आ गया 1/2 ZE² 4πε0 r। Now student, this is the similar expression like potential energy। So हमारे लिए कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएंगी, सिंगुलर हमारी एक अच्छा एक्सप्रेशन बन जाएगा, इन दोनों में ऐड हो सकते हैं, दोनों ऐड हो सकते हैं। पहली बात है इसको लिख लेते हैं ZE² ओवर 8 4 2s are 8 πε0 r माइनस ZE² 4πε0 r। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा माइनस ZE² 8πε0 r। दिस इज एक्चुअली द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हमें दो चीज़ें समझनी है, वो ये कि ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो इक्वेशन है ये इंडिकेट क्या कर रही है। लेट्स फर्स्ट डिस्कस दिस इक्वेशन, देन वी विल मूव फर्दर। स्टूडेंट, इस इक्वेशन के मुताबिक जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स अगर आप रेडियस इंक्रीज करते जाते हैं तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती जाएगी। इसको यूं लिख सकते हैं, now this expression would be more accurate। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रेडियस की वैल्यू थी जो हमने शुरू में लिखी थी, जिसको हमने डिस्कस किया था, क्योंकि वी वर गोइंग टू यूज़ इट, तो हमारे पास शुरू में ये वैल्यू आई थी रेडियस की, nth रेडियस की जो वैल्यू आई थी ये वाली, से इक्वेशन इसे कह लें a। इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन a को हम ऐड करते हैं अपनी लेटेस्ट इक्वेशन में जो हमने ड्राइव की है। नाउ स्टूडेंट, r की वैल्यू क्या थी? r की वैल्यू थी ε0, ठीक है, n² a² ओवर पाई m ZE²। अब ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू कैन बी एडेड इन दिस इक्वेशन। सो ये इक्वेशन a थी, पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, तो क्या होगा देखते हैं।
एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे इक्वल आया ZE² माइनस 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। मैं ग्रीन से लिख देता हूँ ये वाली रेडियस की वैल्यू जो मैं इनपुट करने जा रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट n² h² ओवर पाई m ZE²। ये वाली वैल्यू सबसे ऊपर चली जाएगी, तो ये कुछ इस तरह की बन जानी चाहिए इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, -m Z² E4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n² h²। दिस विल बी द फाइनल, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें अच्छा मैंने ई के साथ एन लगा दिया, इट मीन्स मैं कह रहा हूँ कि ये जनरल एक्सप्रेशन है जो शो ये कर रहा है कि ये हमारा जो एक्सप्रेशन आया फॉर nth ऑर्बिट आया, फॉर जनरल ऑर्बिट आया। आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट आ जाएगा, n की वैल्यू 2 इनपुट करोगे तो सेकंड ऑर्बिट की आ जाएगी। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज एक्चुअली वी वर लुकिंग फॉर, हम इस एक्सप्रेशन को ढूंढ रहे थे और ये हमने एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया फ्रॉम आवर कैलकुलेशंस। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा फर्दर एनालाइज करते हैं। दिस एक्सप्रेशन हैज सम कांस्टेंट्स, उसको लैदा कर लेते हैं उन कांस्टेंट्स को। वो कौन कौन से हैं? ME4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h², और जो वेरिएबल है यानी कि 1/n², इसको लैदा कर लेते हैं 1/n²। n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू 1 2 3 होती है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, h² की वैल्यू। सो व्हाट वी डू हैव इज एक्चुअली अ कांस्टेंट फैक्टर, ये वाला ये कांस्टेंट फैक्टर है और ये क्वांटम नंबर है। अच्छा इस हम आगे चलते हैं। इस कांस्टेंट फैक्टर की एक खास वैल्यू है, क्या वैल्यू है वो देखते हैं। अगर हम इसमें कांस्टेंट फैक्टर्स की वैल्यू जो ME एप्सिलॉन नॉट और h² की इनपुट कर दें तो आंसर आएगा हमारे पास -2.178 10⁻⁻18 जाउल, और हमारे पास जो क्वांटम नंबर है वो क्या है 1/n²। अब बात यूं है कि जब भी हम एनर्जी कहीं भी पढ़ते हैं ना तो वो किलो जाउल पर मोल पे होती है। ये तो एनर्जी किस में आ रही है हमारी जाउल में, तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू किलो जाउल पर मोल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट्स कन्वर्ट En एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इनटू किलो जाउल पर मोल through dividing with 1000 and multiplying with through dividing with 1000। देखें जब आप जाउल से किलो जाउल में जाते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये 1000 जो है ना ये वैल्यू बता रही है कि आप जाउल से किलो जाउल में जा रहे हैं, एंड मल्टीप्लाइंग En with 6.02 10⁻23। नाउ यू से दिस इज द एवोगैड्रो नंबर। सो हम क्या कर रहे हैं, एवोगैड्रोस नंबर से इसे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ताकि हमारा एक मोल के लिए वैल्यू आ जाए, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर का जो यूनिट होता है पर मोल होता है। एंड एक्चुअली द फॉर 1 एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.02 10⁻23 की वैल्यू के लिए जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो पर मोल वैल्यू होगी। सो व्हाट वी डू इज एक्चुअली मल्टीप्लाइंग बाय एवोगैड्रो नंबर डिवाइडिंग बाय 1000, व्हाट वी गेट, इस फैक्टर को, ये जो रेड कलर का फैक्टर है इसको मैं ऐसा करता हूँ, इनसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, क्योंकि मैं जाना चाह रहा हूँ किलो जाउल और क्या नाम है पर मोल में। तो मेरे पास -2.718 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। अब मेरा जो यूनिट बनेगा वो किलो जाउल पर मोल बनेगा, और यहाँ एज यूजुअल
मेरे पास 1/n² आ जाएगा। नाउ दिस रेड कलर की जो मेरी फिगर है ये मल्टीप्लाई होके जो आंसर देगी वो आएगा -1313.315 किलो जॉल पर मोल। अब यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, जो n² है, ये वाला जो n² था, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे। नाउ स्टूडेंट, दिस हैज़ बीन अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर En। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यूज करने जा रहा हूँ। अब ये मेरा nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी लेवल आ गया। अब आप कहेंगे सर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होगा? देखें, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। अब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से, दिस इज इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे लाना है, यानी कि रेडियस r में लाना है फॉर ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि मैंने n इज इक्वल टू 1 में लाना है इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या करूँगा, इफ वी वांट टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम infinity टू n इज इक्वल टू 1, हम कर क्या रहे हैं, हम एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट में ला रहे हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू मुझे 1 इनपुट करनी पड़ेगी। किस इक्वेशन में? ये जो मैंने ड्राइव किया है En वाली इक्वेशन, इसके अंदर मुझे n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ n इज इक्वल टू 1 अगर पुट करता हूँ इन इक्वेशन से, दिस इज इक्वेशन H, तो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा E फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, वो आएगा -1313.315 डिवाइडेड बाय 1², क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट किया, फर्स्ट ऑर्बिट में आना चाह रहा हूँ इन्फिनिटी से, किलो जॉल पर मोल। तो मेरा आंसर आया फॉर फर्स्ट ऑर्बिट कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता हुआ पहुंचेगा फर्स्ट ऑर्बिट में, -1313.315 किलो जॉल पर मोल। एक मोल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इतने किलो जॉल एनर्जी रिलीज करते हुए इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में पहुंचेंगे। अगर मैं कहता हूँ नहीं, मैंने ना सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है, यानी कि आई वांट टू नो E2 वैल्यू, सो मैं क्या करूँगा, मैं डिवाइड करूँगा -1313.315 को 2 के स्क्वायर से, तो बना किलो जॉल पर मोल। तो जो वैल्यू आई मेरे पास वो आई -328.32 किलो जॉल पर मोल। मैंने 2 का स्क्वायर इसलिए किया कि n की वैल्यू 2 होगी फॉर सेकंड ऑर्बिट, फॉर सेकंड ऑर्बिट n की वैल्यू 2 होगी। नाउ फॉर थर्ड ऑर्बिट एज वी नो इट शुड बी E3। सो E3 में हमने क्या करना है कि जो वैल्यू है हमारे पास 1313.315 किलो जॉल पर मोल, इसमें जो नीचे n² आता है उसकी जगह हमने सिंपली इनपुट कर देना है, क्या हमने उसकी जगह इनपुट कर देना 3 का स्क्वायर, तो ये बन गया किलो जॉल पर मोल। तो मेरा आंसर आया -145.92 किलो जॉल पर मोल। स्टूडेंट, इसी तरह अगर मैं E4 फाइंड करूंगा सेम इसी प्रोसेस से, तो मेरे पास वो आंसर आएगा -82.08 किलो जॉल पर मोल। सेम इसी प्रोसेस से E5 फाइंड करूंगा तो वो आएगा -52.53 किलो जॉल पर मोल। सो E1, E2, E3, E4, E5 आर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसकी होंगी अगर ये इन ऑर्बिट्स में एग्जिस्ट करता होगा। समहाउ हम ऐसा करते हैं, इसको एक और तरीके से देखते हैं। हम देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। देखें, जो E2 माइनस E1 है ना, वो क्या है? देखें E2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? E2 की वैल्यू है -328.22 और E1 की वैल्यू क्या है? -1313.31। तो कितना डिफरेंस है एनर्जी का? 984.99 किलो जॉल पर मोल।
नाउ व्हाट वी डू इज एक्चुअली चेक द डिफरेंस बिटवीन E3 माइनस E2। तो उसमें क्या करते हैं, E3 की जो एनर्जी वैल्यू है, E3 की जो एनर्जी वो कितनी है, -145.92, वो माइनस कर देते हैं E2 की एनर्जी वैल्यू से, तो मेरे पास आया 32। तो यहाँ से आता है 182.40 किलो जॉल पर मोल। नाउ इफ वी डू द सेम फॉर E4 माइनस E3, तो उसका आंसर आएगा 63.84 किलो जॉल पर मोल। अब आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो डिक्रीज कर रहा है। सो टेक्निकली अगर आप न्यूक्लियस से अवे मूव करते हैं, सो द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स विल डिक्रीज if we move away from nucleus, the difference between energy levels, यानी कि शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो डिक्रीज करता है। नाउ स्टूडेंट अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर ये न्यूक्लियस है तो पहला शेल है, तो दूसरे शेल में अगर इतना डिफरेंस एनर्जी का, तो तीसरे शेल में इससे कम होगा पहले और दूसरे के मुकाबले में, चौथे शेल में उससे भी कम होगा, और पांचवें शेल में उससे भी कम होगा डिफरेंस। सो द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स डिक्रीज इफ वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक लास्ट बात जो हम समझना चाहते हैं वो ये कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से उठा के फर्स्ट शेल तक या ऑर्बिट तक लाना चाहें तो वो क्या कहलाएगी। ये एक्चुअली हम पढ़ने जा रहे हैं द आयोनाइजेशन एनर्जी। ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का रोल क्या है इस सारी कैलकुलेशन में, या कैसे हम डिसाइफर कर सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। एक्चुअली आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। किसको, इलेक्ट्रॉन को। कहाँ से, वैलेंस शेल से। कहाँ तक ले जाते हैं हम इलेक्ट्रॉन को, इन्फिनिटी तक। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ये उसका हाइड्रोजन का वैलेंस शेल है, और ये इलेक्ट्रॉन है। हम इसे उठा के इधर तक ले गए इन्फिनिटी तक, जहाँ पे न्यूक्लियस का होल्ड ही नहीं है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, बिकॉज इट इज़ अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होल्ड। तो अब वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, निकल गया, इसे कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आप कर क्या रहे हैं, E1 से उठा के E इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं। देखें E इन्फिनिटी जो होता है ना, E इन्फिनिटी, उसका मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो इन्फिनिटी पे होगी वो क्या होती है। देखते हैं, हमारे पास जो फैक्टर था वो क्या था, -1313.31/n² किलो जॉल पर मोल। अब आप n² की जगह इन्फिनिटी लगाएं तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। सो इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो 0 होगी। तो अब मैं चाहता हूं मैं डिफरेंस फाइंड करूं इन्फिनिटी से E1 का, ताकि मैं उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दूं और उसे बाहर धकेल दूं न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से। तो क्या होगी, 0 माइनस फर्स्ट की जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में वो कितनी होती है, -1313.31। तो आंसर क्या आया, 1313.31 किलो जॉल पर मोल। और ये टेक्निकली वही आंसर है जो आपका एक्सपेरिमेंटली आता है। तो इसका मतलब बहुत कैलकुलेशन फॉर हाइड्रोजन्स आर ओके। अगर आप फर्स्ट शेल से उठा के इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रॉन लाना चाहते हैं तो आप 1313.31 किलो जॉल एनर्जी दें, वो इलेक्ट्रॉन E1 से उठ के E इन्फिनिटी पे चला जाएगा। इसका मतलब वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो जाएगा। याद रखिएगा कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स बढ़ता है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स कम होता है। अब हम इस डेरिवेशन को अगर हम एक जनरल पैटर्न पे लाएं तो ये होगा
जो आपकी इलेक्ट्रॉन है वो अगर इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करता है, अब हम आते हैं सबसे पहले पे, अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करता है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी। ये चूंकि ब्लैक कलर का एक ही ऑर्बिट है, मैं समझता हूँ कि ये z इज इक्वल टू 1 है, यानी कि हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन में तो होता ही फर्स्ट ऑर्बिट है। तो यहाँ पे मौजूद ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी होगी -1313.31 किलो जॉल पर मोल, और इन्फिनिटी पे इसकी एनर्जी होगी 0 किलो जॉल पर मोल। स्टूडेंट, अब अगर आप इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन लेके आए, वर्क करें उस पर और उसको लेके आए इधर तक, तो उसकी एनर्जी हो जाएगी -1313.31। आप इतनी एनर्जी उसे दोबारा दे दें तो वो वापस इन्फिनिटी पे चला जाएगा, यानी कि जितनी एनर्जी निकालते हुए वो रेडियस 1 पे आया था उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो वापस इन्फिनिटी पे निकल जाएगा। दिस इज एक्चुअली अ सिंपल आयोनाइजेशन अंडरस्टैंडिंग एनर्जी की टर्म्स में, कि अगर आप आयोनाइज करना चाहते हैं तो आपने फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अगर आयोनाइज करना है तो उसको इन्फिनिटी पे ले जाना है, यानी कि न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर ले जाना है, तो आप उतनी एनर्जी दें जितनी उसकी मौजूद है तो वो बाहर निकल जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने एनर्जी डेरिवेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। फॉर एग्जांपल, हमने ये चेक किया कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी क्या है। हमने इसके अलावा इन्फिनिटी पे अगर इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी एनर्जी भी कैलकुलेट की, जो कि 0 निकली। याद रखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, और वो हाइड्रोजन की हमने कैलकुलेट की। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर डेरिवेशन के दौरान समझे और गौर करें तो वो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकती हैं। याद रखिएगा, जो एनर्जी डिफरेंस है वो एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस उसकी वैल्यू कम होती जाती है, वो कम होता जाता है बिटवीन द ऑर्बिट्स। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।